हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? स्वागत है आपका A1 एकेडमी में। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कितने बच्चे लाइव आ चुके हैं और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए क्योंकि हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है। क्लास 11 है कि नहीं बच्चों, पॉलिटिकल साइंस। और आज है हमारा तीसरा दिन। तो पिछले 2 दिनों में यानी डे 1 डे 2 में हम लोग लगभग 40 क्वेश्चन देख चुके हैं और आज है पार्ट 3 का बारी। तो आज पार्ट 3 जिसमें हम लोग 41 से लेकर लगभग 60 तक क्वेश्चन करने वाले हैं और ये आज हमारा चैप्टर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो चलिए क्या चैप्टर स्टार्ट करें। अरे बच्चों जल्दी से कमेंट करके बता दो यार कितने आ चुके हो आप सभी। ठीक है, हम तो तैयार है कि आपके अंदर जोश है, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो देखिए पहला क्वेश्चन, नागरिक समानता का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविल इक्वलिटी? तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं नागरिक समानता का अर्थ सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान दर्जा और अधिकार प्राप्त होता है या होना चाहिए। Civil equality means that all citizens are equal before the law and enjoy equal civil rights। कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि जो सिविल राइट्स होता है ना, सिविल राइट जो नागरिकों को मिलता है, ये सभी नागरिकों को कानून के द्वारा या कानून के समक्ष में समान दर्जा दिया जाता है, यानी एक जैसा रेस्पेक्ट दिया जाता है तथा अधिकार भी प्राप्त होता है। अब एक इंसान को अधिकार दिया जाएगा दूसरे को नहीं दिया जाएगा, ऐसा होता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। सभी को एक जैसा सम्मान मिलता है, सभी को एक जैसा दर्जा दिया जाता है, अधिकार भी सभी को एक जैसा ही दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देख सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 42, राजनीतिक समानता के बारे में लिखिए, राइट अबाउट पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो देख सकते हैं आप सभी कि राजनीतिक समानता का अर्थ क्या होता है कि राज्य के सभी नागरिकों को राजनीति में भाग लेने का समान अधिकार प्राप्त होता है। अब बताइए बच्चों, क्या मुंशी जी आप वोट दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? अब मेरे प्यारे बच्चों का जब 18 साल हो जाएगा, जब उनका प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना से एक वोटर कार्ड बन जाएगा, तो बच्चों आप भी वोट दे सकते हैं क्योंकि वोट देने का अधिकार हर एक नागरिक को है। ठीक है, उसी तरीके का ये बताया गया है, राजनीति में भाग लेने का भी समान अधिकार प्राप्त होता है। जैसे कि मतदान, देखिए वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और सरकारी पदों पर आसीन होना। अब कोई पढ़ लिख करके IAS ऑफिसर बन सकता है और सरकारी क्या बोला गया, सरकारी पदों पर जा सकता है, तो क्या आप नहीं जाओगे? बिल्कुल जा सकते हो। कोई PM बन सकता है, कोई राज्य का CM बन सकता है, तो बच्चे आप क्यों नहीं बन सकते हो? उसके लिए आप अपने आप को कैपेसिटी कीजिए, कैपेबल बनाइए उतना, है कि नहीं? नॉलेजफुल बनिएगा तब तो पढ़ेगा इंडिया, तब तो आगे बढ़ेगा इंडिया। पता है कि नहीं आप सभी को? इसलिए बोला जाता है ना बच्चों, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन तुम लोग सुनते ही नहीं हो। चलिए देखते हैं। किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग या धन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, ये है पॉलिटिकल इक्वलिटी। क्वेश्चन ही बोला गया है बच्चों, पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या है? तो राजनीतिक समानता का अर्थ होता है कि राज्य के सभी नागरिकों को एक जैसा समान यानी राजनीति में भाग लेने का समान अधिकार प्राप्त होता है। जैसे कि वोट लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी पदों पर जाने का अधिकार, एक जैसा अधिकार सभी को मिलता है। तथा किसी के साथ भी वो जाति से बिलोंग करे, धर्म से करे, लिंग से करे या धन दौलत से करे, उसका भेदभाव नहीं किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43 देख सकते हैं, आर्थिक समानता का परिचय दीजिए, यानी गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी। इसका आंसर आप देखिए, इसका आंसर आप देख सकते हैं कि आर्थिक समानता का अर्थ होता है कि समाज में सभी व्यक्तियों को समान आर्थिक अवसर और संसाधन प्राप्त हो। इसका उद्देश्य अमीरी और गरीबी की खाई को कम करता है। इकोनॉमिक इक्वलिटी बोलने का मतलब है बच्चों, प्रोवाइडिंग द इक्वल एक्सेस टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज टू ऑल पीपल। इट एम इज टू रिड्यूस, कम करता है क्या चीज? गैप को। कौन सा गैप? रिच एंड पुअर को। देख सकते हैं कितनी आसान सी भाषा में लिखा गया है। अब इससे आसान आंसर हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे भी आसान कोई आंसर बताएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि आर्थिक समानता क्या होता है। समाज में सभी व्यक्तियों को ना समान आर्थिक अवसर मिलता है। ठीक है, रहने का, खाने का, पीने का, सोने का, नहाने का, धोने का, हर चीज सभी को इकोनॉमिक इक्वलिटी एक जैसा मिलता है। इसका उद्देश्य ही है कि अमीरी और गरीबी को कम करना। दूर तो नहीं किया जा सकता है क्योंकि इतना बड़ा देश है कि गरीब को पूरी तरीके से कम नहीं किया जा सकता है, बट पूरी तरीके से नहीं, लेकिन इतना तो किया जा सकता है कि दोनों में भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 44 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 है, कानूनी समानता से क्या समझते हैं? व्हाट इज मींट बाय
लीगल इक्वलिटी। तो देख सकते हैं बच्चों कि कानूनी समानता का अर्थ होता है कि कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं। अब बताइए, कानून की नजर में क्या सभी व्यक्ति समान नहीं है? कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान नहीं है। अब बता के दिखाइए। मुंशी जी, प्यास लगा है क्या? पानी पी लीजिए। यस बच्चों, बताए नहीं कि कानून की नजर में क्या हर कोई समान नहीं है? अगर हम किसी कारण, मेरे साथ कोई छोटा मोटा केस होता है, मेरा फोन गुम हो गया है, तो क्या मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा तो क्या वहां के जो ऑफिसर रहेंगे क्या मेरा रिपोर्ट नहीं लिखेंगे? मेरा भी रिपोर्ट लिखेंगे। अगर आपका फोन खो गया तो आपका भी रिपोर्ट वो लिखेंगे। तो कानून समानता का अर्थ है कि कानून की नजर में सभी व्यक्ति एक समान है, किसी को विशेष अधिकार नहीं है और सभी को समान न्याय मिलता है। याद रखेंगे, कोई बड़ा आदमी भी चल जाएगा ना, उन्हें भी रुकना पड़ेगा, कोई छोटा आदमी जाएगा उन्हें भी रुकना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, सामाजिक समानता के बारे में लिखिए। राइट अबाउट सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी, तो देख सकते हैं बच्चों, सामाजिक समानता का अर्थ होता है कि किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, सभी को समान अवसर, सभी को समान सम्मान दिया जाए और अवसर भी सभी को एक जैसा मिले। यानी हम लोग जिस समाज में रहते हैं ना, उस समाज में सामाजिक समानता का अर्थ बताना है। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना आसान सा वर्ड में लिखा हुआ है बच्चों। किसी के साथ, किसी के साथ बोलने का मतलब, अब कोई जाति से बिलोंग करता है, कोई अलग धर्म से बिलोंग करता है, कोई लिंग से बिलोंग करता है, कोई अलग नस्ल से बिलोंग करता है, ऐसा नहीं कि उसके आधार पर उसका भेदभाव हम लोग करें। भेदभाव ना किया जाए तथा सभी के समान एक जैसा सम्मान करना चाहिए और सभी को एक जैसा अवसर भी मिला होता है। मिला होता है कि नहीं? बिल्कुल मिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46, देख सकते हैं कि न्याय का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज मीन्ड बाय जस्टिस। तो आपको नहीं पता कि न्याय का मतलब क्या होता है? पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, पता रखिए, ये सब जानना बहुत जरूरी है। न्याय का अर्थ होता है समानता, निष्पक्षता और सत्य पर आधारित व्यवहार। न्याय का अर्थ ही है बच्चों कि समानता, सभी लोगों में एक जैसा भेद, मतलब एक जैसा पेश आना, निष्पक्षता करना और सत्य के आधार पर आधारित व्यवहार करना। इसका उद्देश्य समाज में संतुलन बनाए रखता है। देखिए, इतने बड़े बड़े कोर्ट कचहरी होते हैं, अगर वो भेदभाव करना शुरू कर दे तो बताइए कोई उम्मीद रखेगा उससे? नहीं रखेगा ना। वो सभी के साथ एक जैसा न्याय करते हैं, इसीलिए लोग वहां भरोसे से जाते हैं, ट्रस्ट से जाते हैं कि मुझे वहां न्याय मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47, प्लेटो ने न्याय की परिभाषा किस रूप में दी है? हाउ हैज प्लेटो डिफाइंड जस्टिस। प्लेटो ने न्याय के बारे में कैसे डिफाइन किया है? तो देखिए बच्चों, प्लेटो के अनुसार न्याय वो स्थिति है जब हर व्यक्ति अपने कार्य को ठीक से करता है और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है। देखिए प्लेटो कितनी अच्छी बात बोले हैं। आपको पता है प्लेटो क्या बोल दिए हैं? कितना मतलब अच्छी नॉलेज दे दिए हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। इन्होंने कहा कि रियलिटी, न्याय बोले तो जस्टिस का मतलब ये होता है कि आप अपने आप से मतलब रखो, आप जो काम कर रहे हो ना आप उस पर ध्यान दो, दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर फोकस मत, ये होता है रियलिटी। तो देखिए यही लिखे हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो, जस्टिस इज अ कंडीशन वेयर एवरीवन परफॉर्म देयर ड्यूटी प्रॉपर्ली एंड डज नॉट इंटरफेयर इन अदर वर्क। आप अपने कामों में मस्त रहो ना, व्यस्त रहो, दूसरे से क्या मतलब है ये बताएं। ठीक है, और दूसरे के कामों में हस्तक्षेप करना नहीं है, यानी दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये प्लेटो का कहना था, किसके प्रति? जस्टिस के प्रति। किसके प्रति? जस्टिस के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, अरस्तु ने न्याय के बारे में क्या कहा? अब बच्चों पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था एरिस्टोटल कौन है, आप लोग बताते नहीं हो, बहुत बड़ी गधे हो। ठीक है, तो ये कितना सुनोगे मेरे मुंह से यार, गधे गधे। देखो मुंशी जी को पता है कि एरिस्टोटल कौन है, पॉलिटिकल साइंस के फादर है। आपको अब तो याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल याद जल्दी से कर लो। एरिस्टोटल ने न्याय के बारे में क्या कहा है? व्हाट डज एरिस्टोटल से अबाउट जस्टिस। देख सकते हैं अरस्तु ने के अनुसार न्याय समानता पर आधारित है, जो समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि जो न्याय समानता होता है ना, न्याय मतलब जस्टिस इक्वलिटी पर आधारित है। ठीक है, जो समान परिस्थितियों में कैसा भी मतलब परिस्थितियां हो, कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, उसमें सम्मान व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, एक जैसा व्यवहार करना ही वो जस्टिस कहलाता है। ये एरिस्टोटल का कहना था।
क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, न्याय के संबंध में रोमनों का विचार क्या था? व्हाट वाज द रोमन आइडियाज अबाउट जस्टिस? रोमन देश है, उनका विचार क्या था? रोमन विचारकों के अनुसार न्याय कानून के पालन और समानता के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए इन्होंने भी कितनी अच्छी बात बोली। रोमन जो विचारक थे या रोम के रहने वाले जितने भी विद्वान थे, उनका कहना था न्याय कानून का पालन करता है। जो जस्टिस होता है ये हमारे लॉ का पालन करवाता है तथा समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी ये बताता है कि इक्वलिटी क्या होता है, लॉ क्या होता है। कानून का पालन करना ही सच्चा न्याय है। अगर कानून का पालन करना ही सच्चा न्याय है तो भाई कीजिए ना, क्या दिक्कत है इसमें? कितनी अच्छी बात बोल के गए रोमन के विचारकों ने कि न्याय कानून के पालन और समानता के सिद्धांत पर ही आधारित है, जिसकी वजह से कानून का पालन करना ही सच्चा न्याय है। ये रोमनों का कहना था। ठीक है, देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रोमन्स जस्टिस इज बेस्ड ऑन ओबीडियंस टू लॉ एंड इक्वलिटी, ट्रू जस्टिस लाई इन फ्लोइंग द लॉ। क्वेश्चन नंबर 50, न्याय कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? आपको पता है कि नहीं पता है? बताओ। अभी तक हम सभी पढ़े लॉ भी अलग टाइप्स के होते हैं, फिर लिबर्टी भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, इक्वलिटी भी होते हैं, तो जस्टिस भी तो है। जस्टिस कितने टाइप्स के हैं? तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, जस्टिस 4 टाइप्स के। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और प्राकृतिक न्याय। कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, प्राकृतिक न्याय। यानी सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड नेचुरल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल जस्टिस? तो बताइए, सोशल लिबर्टी पढ़े, सोशल इक्वलिटी पढ़े तो सोशल जस्टिस नहीं पढ़िएगा, पढ़ना पड़ेगा ना। तो क्या है प्यारे बच्चों आंसर? देख सकते हैं, सामाजिक न्याय का अर्थ होता है समाज में सबको समान अवसर देना। वो किसी भी जाति से बिलोंग करे, धर्म से बिलोंग करे, लिंग से बिलोंग करे, वो आधार पर किसी के साथ अन्याय ना करना। यानी हम लोग जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में छोटे लोग, बड़े लोग, अलग कास्ट के लोग, अलग धर्म के लोग, ठीक है, रहते हैं कि नहीं रहते? बिल्कुल रहते हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जितना एक जाति को सम्मान देते हैं उतना दूसरे को भी सम्मान देना चाहिए और हमें करना चाहिए। ठीक है, ये अच्छी पॉलिसी होती है हमारी। क्वेश्चन नंबर 52, प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 52, राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हो? व्हाट इज मीन्ड बाय पॉलिटिकल जस्टिस? पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है बच्चों? आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। देखिए, राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकारों में समानता मिले, जैसे मतदान करना, चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। अब देखिए, अब सरकार चुनने का भी अधिकार हमें होता है कि नहीं? तो बताइए, हम अपने सीएम को चुन सकते हैं कि नहीं? चुनने का अधिकार है। तो भाई ये अधिकार कहाँ से मिला हमें? ये राजनीतिक न्याय से ही मिला ना। ये तो संविधान में लिखा है, इसीलिए तो हमें मिला। तो देख सकते हैं राजनीतिक न्याय का अर्थ ही होता है सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकारों में समानता मिला है, इक्वलिटी मिला है, सभी को एक जैसा, जैसे कि मतदान करने का, वोट देने का, चुनाव लड़ने का और खुद का सरकार खुद बनाने का। इसे ही कहते हैं हम लोग पॉलिटिकल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों 53, आर्थिक न्याय से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय इकोनॉमिक जस्टिस? इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है? तो आप देख सकते हैं बच्चों कि आर्थिक न्याय का तात्पर्य ये है, आर्थिक न्याय का तात्पर्य ये है कि समाज में धन और संसाधनों का समान और न्यायपूर्ण वितरण होता है, ताकि हर व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके। बोलते आर्थिक इकोनॉमिक बोलने का मतलब क्या है? स्कूल में पढ़ते हैं, जब स्कूल में पढ़ते हैं तो मिड डे मील समझते हैं। मिड डे मील क्या होता है? जानते हैं कि नहीं क्या होता है? बिल्कुल जानते होंगे कि टिफिन होता है, टिफिन के बाद स्कूल में खाना बनता है, वो खाना सभी बच्चों को मिलता है। मिलता है कि नहीं? सभी बच्चों को मिलता है कि नहीं? आप बता दो। बिल्कुल। अब उसमें कुछ बच्चे होते हैं कि खाना ही नहीं खाते, तो भाई नहीं खाते हो तो आपका गलती है, लेकिन मिलता सभी को है। यानी वहाँ पे जो खाना आता है, या स्कूल में जो जैसे अभी बच्चों को, काफी सारे बच्चों को साइकिल्स मिलता है, बुक मिलता है, बैग मिलता है, पैसा मिलता है, तो सभी के लिए आता है। यानी इकोनॉमिक जो दिया जा रहा है वो सभी को इक्वल दिया जाता है। आर्थिक न्याय का तात्पर्य ये बोलने का मतलब बच्चों कि समाज में धन हो और संसाधनों का समान और न्यायपूर्ण वितरण होता है, यानी बराबरी तौर पे होता है,
ताकि हर व्यक्ति अपनी मूलभूत यानी हर व्यक्ति उसको जितना आवश्यकता है वो उसे पूरा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, प्राकृतिक न्याय से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल जस्टिस? बताइए बच्चों, नेचुरल जस्टिस क्या होता है? प्राकृतिक न्याय ऐसा सिद्धांत है जो मानव की स्वाभाविक बुद्धि और विवेक पर आधारित होते हैं, जैसे कि निष्पक्षता और सुनवाई का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 55 बच्चों देख सकते हैं, शक्ति के पृथकीकरण से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर? क्वेश्चन है कि शक्ति के पृथकीकरण का अर्थ क्या है? तो शासन की तीनों शक्तियां विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र है। अब बताइए बच्चों कि ये जो क्वेश्चन बोला गया है कि शक्ति का पृथकीकरण, जिसे द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कहा जाता है, ये कहने का मतलब पता है आपको क्या है? जो हमारा भारत सरकार है ये 3 फॉर्म में बटा हुआ है। एक का नाम है लेजिस्लेचर, दूसरा का नाम है एग्जीक्यूटिव, तीसरा का नाम है जुडिशियरी। अगर एक है जो लेजिस्लेचर होता है ना, ये कानून को बनाता है, क्या करता है? कानून को बनाता है। जो दूसरा एग्जीक्यूटिव है ना, वो कानून को लागू करता है। जो तीसरा है ना, उस कानून जो कानून लागू हो गया ना, उस न्याय जो तीसरा जिसे हम लोग जस्टिस कहते हैं, जिसे न्यायालय कहते हैं, या फिर उसे क्या कहते हैं? न्यायपालिका भी कहते हैं। वो क्या करता है? कानून हुए मतलब जो कानून को लागू किया गया है उसको अब फॉलो करवाने का काम करवाता है, न्याय करता है। ठीक है, तो ये तीनों मिल करके हमारे सरकार को बनाए रखा है। ठीक है, और ये तीनों अपने आप में स्वतंत्र है, कोई एक दूसरे के किसी बंधन में बंधा हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज है, विधायिका अगर कानून को बनाता है तो कार्यपालिका उसको लागू करता है और न्यायपालिका उसे फॉलो करवाता है या पालन करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है बच्चों कि शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत के 3 भाग कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? व्हाट आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर? तो अभी आपको बताएं बच्चों कि 3 भाग कौन कौन से हैं। तो देख सकते हैं 3 भाग कौन कौन से हैं। विधायिका जिसका नाम है लेजिस्लेचर, कार्यपालिका जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा न्यायपालिका जिसे कहते हैं जुडिशियरी, जिसे क्या कहते हैं? जुडिशियरी कहते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 57, शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत के जनक कौन थे? इस सिद्धांत के उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? कहने का मतलब है बच्चों कि हु वाज द फादर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इन विच बुक इज प्रिंसिपल मेंटेन्ड? देख सकते हैं प्यारे बच्चों, इस सिद्धांत का जनक मॉन्टेस्क्यू है। कौन है? याद है कि नहीं है कुछ? हम सभी पढ़े हैं अच्छे से। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर के फादर कौन है? मॉन्टेस्क्यू है। और इन्होंने पुस्तक में कब लिखा था? कब लिखा था और किस पुस्तक में लिखा हुआ है? द स्पिरिट ऑफ लॉ में। बुक का नाम क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉ। और कब लिखा गया? 1748 में। कब लिखा गया? 1748 ईस्वी में। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सेपरेशन ऑफ थ्योरी या थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर के राइटर कौन है, या जनक कौन है, या फिर फादर कौन है? तो कौन है? मॉन्टेस्क्यू है। और किस बुक में लिखा गया है? तो द स्पिरिट ऑफ लॉ में। कब लिखा गया है? 1748 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 58, शक्ति के पृथकीकरण सिद्धांत के पक्ष में एक तर्क दीजिए। तर्क बोलने का मतलब है एक पॉजिटिव आर्गुमेंट बताना है। ठीक है, आर्गुमेंट यानी पॉजिटिव थिंक बताना है, पॉजिटिव थॉट बताना है, फेवर में बताना है। देख सकते हैं, गिव वन आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। यह सिद्धांत शासन में संतुलन बनाए रखता है, शासन में संतुलन बनाए रखता है और किसी एक संस्था को अत्यधिक शक्तिशाली होने से रोकता है। कहने का मतलब है बच्चों कि एक कानून बनाता है, दूसरा कानून को लागू करता है और तीसरा उसका पालन करवाता है। तो इन तीनों का काम बटा हुआ है कि नहीं बटा हुआ? तो वही बताइए, शासन में संतुलन बनाए रखता है, यानी सरकार को अपने जगह पे अपना काम करने देता है और किसी एक संस्था को अत्यधिक शक्तिशाली होने से रोकता है। ठीक है, अब कोई ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, हमेशा तो हम लोग इक्वलिटी पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, और ये इस चैप्टर का यानी फर्स्ट चैप्टर का मेरे प्यारे बच्चों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके साथ ही हम लोग का चैप्टर हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत के विपक्ष में एक तर्क दीजिए। गिव वन आर्गुमेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इस सिद्धांत में शासन में कठोरता और निर्णय लेने में विलंब हो सकता है क्योंकि संस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती है। अगर देख लिया जाए बच्चों, अगर ये एक दूसरे पर निर्भर होती ना तो इसमें टाइम नहीं लगता, लेकिन एक दूसरे पर निर्भर
नहीं होती है, इसीलिए टाइम लगता है। इस सिद्धांत के शासन में कठोरता होती है, बिल्कुल कठोरता होती है। यानी कैसे कठोरता होती है? रिजिडिटी होती है, और किसी भी डिसीजन को लेने में डिले होता है। मेकिंग बिकॉज द ऑर्गन्स वर्क इंडिपेंडेंटली एंड लैक कोऑर्डिनेशन। बोलने का मतलब कोई संस्था एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन के साथ हम लोग का चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर होता है कंप्लीट। और